नमस्कार सीटेट एस्पिरेंट्स। तो कैसे हैं आप सभी। आशा करते हैं आप लोग स्वस्थ होंगे, बढ़िया होंगे और आप लोगों की सीटेट की तैयारी भी बेहतरीन तरीके से चल रही होगी। तो आज की क्लास एक और हम लेकर के आ गए हैं आगामी सीटेट की परीक्षा के लिए प्रीवियस ईयर में पूछे गए अति महत्वपूर्ण प्रश्नों का। तो आप सभी से एक रिक्वेस्ट करूंगा कि इस क्लास को आप लोग ज्वाइन कर लीजिए और क्लास को आप लोग अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि एक एक प्रश्न, जी हाँ स्टूडेंट्स, एक एक प्रश्न आगामी सीटेट की परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाले हैं। तो चलिए आज की क्लास हम लोग शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, शहरी आबादी की तुलना में कृषि श्रमिकों में कौन सा रोग अधिक पाया जाता है। ये दोस्तों हमें बतानी है। शहरी आबादी की तुलना में जो कृषि श्रमिक हैं, यानी कि जो मजदूर हैं, जो खेती करते हैं, उनमें कौन सा रोग अधिक पाया जाता है। तो आप लोग याद रखेंगे हुकवर्म संक्रमण, यानी कि ऑप्शन सी इस प्रश्न का बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। आप सभी याद रखेंगे। शहरी आबादी की तुलना में गांव में दोस्तों जो कृषि श्रमिक रहते हैं उनमें कौन सा रोग अधिक देखने को मिलता है, तो वो है दोस्तों हुकवर्म संक्रमण, यानी कि ऑप्शन सी इस प्रश्न का बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। आप सभी याद रखेंगे। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अगला है, नाइट्रोजन का जैविक निर्धारण सबसे अधिक निम्न में से किस फसल में होता है। ये दोस्तों हमें बतानी है। नाइट्रोजन का जैविक निर्धारण सबसे अधिक इनमें से किस फसल में होता है, तो आप लोग याद रखेंगे दलहन में, यानी कि ऑप्शन ए इस प्रश्न का बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। आप सभी याद रखेंगे। दलहन में दोस्तों नाइट्रोजन का जैविक निर्धारण सबसे अधिक होता है दलहन की फसल में। ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। आप सभी याद रखेंगे। तो चलिए अब अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला है, निम्न निम्नलिखित में से कौन सा प्राथमिक स्तर ईवीएस पाठ्यचर्चा का मुद्दा नहीं है। ये दोस्तों हमें बतानी है कि इनमें से कौन सा प्राथमिक स्तर पर ईवीएस यानी कि इन्वायरमेंटल स्टडीज पाठ्यचर्चा का मुद्दा नहीं हो सकता है। तो आप लोग याद रखेंगे यह उन्हें प्रयोगशाला के काम का अनुभव देगा, यानी कि ऑप्शन ए इस प्रश्न का बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। आप सभी याद रखेंगे। जो दोस्तों ईवीएस पाठ्यचर्चा का जो मेन मुद्दा है ये क्या नहीं हो सकता है, तो ये नहीं हो सकता है दोस्तों कि यह जो है उन्हें प्रयोगशाला के काम का अनुभव देगा। ये क्या है, ये पाठ्यचर्चा का हिस्सा नहीं हो सकता है, मुद्दा नहीं हो सकता है ईवीएस के लिए। तो ऑप्शन है हमारा क्या हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। आप सभी याद रखेंगे। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला है, ईवीएस में सबसे प्रभावी शैक्षणिक रणनीतियों में से एक है। अब दोस्तों हमें बतानी है कि ईवीएस में यानी कि पर्यावरण अध्ययन में सबसे प्रभावी शैक्षणिक रणनीतियों में से एक कौन सा है। तो देखिए, चर्चा और विचारों को साझा करने में शिक्षार्थियों को संलग्न करना चाहिए, यानी कि ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। आप सभी याद रखेंगे। ईवीएस में सबसे प्रभावी जो शैक्षणिक रणनीति है वो क्या है, चर्चा और विचारों को साझा करना, शिक्षार्थियों को संलग्न करना। ये क्या है, पर्यावरण अध्ययन में सबसे प्रभावी जो है शैक्षणिक रणनीतियों में से एक है। ऑप्शन है हमारा क्या हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। आप सभी याद रखेंगे। तो चलिए अब अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला है, ईवीएस कक्षा में भोजन पर एक बच्चे ने बांस से बनी सब्जियां खाने के अपने अनुभव को साझा किया। छात्र किस स्थान से संबंधित है। ये दोस्तों हमें बतानी है, एस्पिरेंट्स हमें बतानी है कि पर्यावरण अध्ययन के क्लास में एक बच्चा भोजन पर क्या कर रहा है, भोजन पर चर्चा हो रहा है, तो उसमें एक बच्चा बांस से बने सब्जियां खाने का क्या कर रहा है, अपना एक्सपीरियंस बता रहा है, अपने अनुभव को शेयर कर रहा है। तो हमें बताना है कि जो बच्चा है वो किस स्थान से संबंधित है, यानी कि किस स्थान पर बांस से बनी सब्जियां खाई जाती है। तो देखिए आप लोग याद रखेंगे मेघालय राज्य में, यानी कि ऑप्शन बी इस प्रश्न का बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। आप सभी याद रखेंगे। मेघालय में दोस्तों बांस से बनी सब्जियां खाई जाती है। ऑप्शन बी इस प्रश्न का बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। आप सभी याद रखेंगे। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अगला है, ईवीएस की यात्रा की अवधारणा में शामिल है। अब हमें दोस्तों बताने हैं कि ईवीएस की यात्रा की अवधारणा में क्या क्या शामिल है। तो देखिए, मानचित्र, चित्रण और दिशा का विचार। बिल्कुल दोस्तों,
मैप और डायरेक्शन का विचार, यह भी क्या है, ईवीएस की यात्रा की अवधारणा में शामिल होता है। अगला है परिवहन के साधन। बिल्कुल, परिवहन के साधन भी क्या है, अवधारणा में शामिल है। उसके बाद है धरोहर की खोज, यानी कि विश्व धरोहर की खोज। तो ऑप्शन सी भी क्या हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट होगा। तो हम लोग कह सकते हैं कि ये सभी अवधारणाएं में शामिल है, यानी कि ऑप्शन डी, ईवीएस की यात्रा की अवधारणा में शामिल कौन कौन से होंगे, तो ये सब, यानी कि मानचित्रण और दिशा का विचार, परिवहन के साधन और धरोहर की खोज, ये सभी क्या है, ईवीएस की यात्रा की अवधारणा में शामिल है। ऑप्शन डी हमारा क्या हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा, आप सभी याद रखेंगे। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अगला है दोस्तों, आश्रय के विषय को पेश करने के लिए एक शिक्षक को किसका परिचय देना चाहिए। अब दोस्तों हमें बताने है कि आश्रय, आश्रय से आप लोग समझ गए होंगे इसका मतलब क्या होता है, आसरा। आश्रय के विषय यानी कि घर के विषय को, जहां पे हम लोग रहते हैं, आश्रय के विषय को पेश करने के लिए एक शिक्षक को किसका परिचय देना चाहिए, यह प्रश्न कर रहा है। तो देखिए हम लोग देखते हैं कि आश्रय के विषय को पेश करने के लिए जो सबसे बढ़िया परिचय है दोस्तों, वो क्या है, उन्हें अपने स्कूल में पक्षियों का घोंसला दिखाना चाहिए। ऑप्शन ए में क्या है, उन्हें अपने स्कूल में पक्षियों का घोंसला दिखाना चाहिए। ऑप्शन बी में है आश्रय की अवधारणा को परिभाषित करना चाहिए। ऑप्शन सी में है विभिन्न प्रकार के आश्रमों की कुछ तस्वीर दिखानी चाहिए, बनाना चाहिए और आश्रय का उदाहरण देना चाहिए। देखिए 4 विकल्प हमारे पास हैं, लेकिन जो सबसे उचित विकल्प है दोस्तों वो है उन्हें अपने स्कूल में पक्षियों का घोंसला दिखाना चाहिए, यानी कि ऑप्शन ए, अपने विद्यालय में ही क्या करना चाहिए, स्कूल में जो पक्षी घोंसला बनाते हैं उन घोंसला को दिखाना चाहिए। तो ये क्या होगा, बिल्कुल बेहतरीन तरीका होगा बच्चों को आश्रय से परिचित कराने के लिए। तो ऑप्शन है हमारा क्या हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा, आप सभी याद रखेंगे। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अगला है तत्काल ऊर्जा प्राप्त करने के लिए एक एथलीट को लेना चाहिए। ये दोस्तों हमें बताने, देखिए इंस्टेंट एनर्जी के लिए, तत्काल ऊर्जा प्राप्त करने के लिए एक एथलीट को क्या लेना चाहिए, तो आप लोग याद रखेंगे कार्बोहाइड्रेट, यानी कि ऑप्शन है हमारा क्या हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा, आप सभी याद रखेंगे। तत्काल ऊर्जा प्राप्त करने के लिए एक एथलीट को क्या लेना चाहिए, तो आप लोग याद रखेंगे कार्बोहाइड्रेट लेना चाहिए। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अगला है पहला अंतरिक्ष यात्री था। दोस्तों बताने कि विश्व का पहला अंतरिक्ष यात्री कौन थे, तो आप लोग याद रखेंगे यूरी गागरिन, यानी कि ऑप्शन है हमारा क्या हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। विश्व के प्रथम अंतरिक्ष यात्री कौन थे, तो आप लोग याद रखेंगे यूरी गागरिन। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अगला है पहला तेल रिफाइनरी कहां पर स्थापित किया गया था। ये दोस्तों हमें बतानी है कि पहला तेल रिफाइनरी कहां पर स्थापित किया गया था, तो आप लोग याद रखेंगे असम के डिगबोई में, यानी कि ऑप्शन भी हमारा क्या हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा, आप सभी याद रखेंगे डिगबोई, असम के डिगबोई में पहला तेल रिफाइनरी स्थापित किया गया था। ऑप्शन भी इस प्रश्न का बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा, आप सभी याद रखेंगे। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अगला है दोस्तों लाल मिट्टी का लाल रंग होता है क्योंकि इसमें पाया जाता है। दोस्तों बतानी है कि लाल मिट्टी का लाल रंग क्यों होता है, क्या पाया जाता है, किसके कारण लाल मिट्टी का रंग लाल होता है। तो देखिए क्योंकि इसमें आयरन अर्थात लोहा तत्व भरपूर मात्रा में पाया जाता है, इसीलिए लाल मिट्टी का जो लाल रंग होता है दोस्तों बहुत ज्यादा। ऑप्शन सी इस प्रश्न का बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा, आप सभी याद रखेंगे लाल मिट्टी का लाल रंग होता है क्योंकि इसमें पाया जाता है आयरन यानी कि लोहा तत्व। ऑप्शन सी इस प्रश्न का बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा, आप सभी याद रखेंगे। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अगला है निम्नलिखित में से किसने अष्टांगिक मार्ग का प्रस्ताव दिया, तो आप लोग याद रखेंगे गौतम बुद्ध ने, यानी कि ऑप्शन बी इस प्रश्न का बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा, आप सभी याद रखेंगे। अष्टांगिक मार्ग का प्रस्ताव किसने दिया था, तो आप लोग याद रखेंगे महात्मा बुद्ध ने, यानी कि गौतम बुद्ध ने। ऑप्शन बी इस प्रश्न का बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा, आप सभी याद रखेंगे। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अगला है निम्नलिखित में से किसने गुप्त वंश की स्थापना की थी। दोस्तों बतानी है कि गुप्त वंश की स्थापना किसने की थी, तो आप लोग याद रखेंगे चंद्रगुप्त
प्रथम ने, यानी कि ऑप्शन ए इस प्रश्न का बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। आप सभी याद रखेंगे। गुप्त वंश की स्थापना किसने की थी? तो आप लोग याद रखेंगे चंद्रगुप्त प्रथम। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, सुनामी तरंगे जिसे हार्बर तरंगे कहा जाता है किस कारण उत्पन्न होती है? ये दोस्तों हमें बतानी है कि सुनामी तरंगे जिसे क्या कहा जाता है? हार्बर तरंगे भी कहा जाता है, किस कारण से उत्पन्न होती है? तो देखिए, समुद्र के नीचे भूकंप के कारण, यानी कि ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा? बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। आप सभी याद रखेंगे सुनामी तरंगे जिसे हार्बर तरंगे भी कहा जाता है किस कारण उत्पन्न होती है? तो आप लोग याद रखेंगे समुद्र के नीचे भूकंप होने के कारण सुनामी तरंगे उत्पन्न होती है। ऑप्शन ए इस प्रश्न का बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। आप सभी याद रखेंगे। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अगला है, हमारी आंखों में लेंस का क्या कार्य है? बतानी है दोस्तों कि हमारी आंखों में लेंस का क्या कार्य है। तो आप लोग याद रखेंगे आंख की फोकस दूरी को बदलना, यानी कि ऑप्शन सी इस प्रश्न का बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। आप सभी याद रखेंगे हमारी आंखों में लेंस का क्या कार्य होता है? तो आप लोग याद रखेंगे आंखों की फोकस दूरी को बदलना, ऑप्शन सी। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अगला है, क्षेत्रफल के संदर्भ में भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? दोस्तों क्षेत्रफल की दृष्टि से बतानी है कि भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है। तो आप लोग इसका जवाब हमें कमेंट करके जरूर बताएंगे। क्षेत्रफल के संदर्भ में भारत का सबसे बड़ा राज्य इन विकल्पों में से कौन सा होगा? आप लोग हमें कमेंट करके जरूर बताएंगे। बहुत ही बेसिक लेवल के प्रश्न है और एकदम आसान है, तो आप लोग इसका जवाब कमेंट करके जरूर बताएंगे। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अगला है, दूध किसका एक उदाहरण है? तो देखिए दोस्तों, दूध जो है पायस का उदाहरण है। किसका उदाहरण है? तो आप लोग याद रखेंगे पायस का उदाहरण है। ऑप्शन ए इस प्रश्न का बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। आइए अब आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन एक अजैविक पर्यावरण में शामिल नहीं है? दोस्तों बताने हैं कि इनमें से कौन सा एक अजैविक पर्यावरण का हिस्सा नहीं है, शामिल नहीं है। तो आप लोग याद रखेंगे इसका सही उत्तर होगा जीव, यानी कि ऑप्शन डी। जी हाँ दोस्तों, जीव क्या है? अजैविक पर्यावरण का एक हिस्सा नहीं है। ऑप्शन डी हमारा क्या हो जाएगा? बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। आप सभी याद रखेंगे। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अगला है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में यह जिक्र है कि भारत का प्रत्येक नागरिक का यह कर्तव्य होगा कि वह प्राकृतिक पर्यावरण की, जिसके अंतर्गत वन, झील, नदी और वन्य जीव हैं, क्या करें? रक्षा करें और उनका संवर्धन को प्राणी मात्र के प्रति दया भाव रखें। ये दोस्तों में बतानी है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में इसका जिक्र है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के किस आर्टिकल में इसका जिक्र है। तो देखिए आप लोग याद रखेंगे इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, अनुच्छेद 51A, यानी कि आर्टिकल 51A में दोस्तों ये जिक्र है कि भारत का प्रत्येक नागरिक का क्या होगा? ये कर्तव्य होगा कि वह प्राकृतिक पर्यावरण, जिसके अंतर्गत वन आते हैं, झील आते हैं, नदी आती हैं और वन्य जीव आते हैं, क्या करेंगे? रक्षा करेंगे और उनका संवर्धन को प्राणी मात्र के प्रति क्या रखेंगे? दया भाव रखेंगे। ये भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है? तो आप लोग याद रखेंगे अनुच्छेद 51A के अंतर्गत ये आता है, यानी कि आर्टिकल 51A के तहत। ऑप्शन सी इस प्रश्न का बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। आप सभी याद रखेंगे। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अगला है दोस्तों, मन के परिरक्षक कारक को नाम दिया गया है। ये साथियों हमें बतानी है, एस्पिरेंट्स हमें बतानी है कि मन के परिरक्षक कारक को क्या नाम दिया गया है। तो आप लोग याद रखेंगे धारण का नाम दिया गया है, यानी कि ऑप्शन ए इस प्रश्न का बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। आप सभी याद रखेंगे मन के परिरक्षक कारक को धारण का नाम दिया गया है। ऑप्शन ए हमारा क्या हो जाएगा? बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। आप सभी याद रखेंगे। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, पिछले अनुभवों के मानसिक अस्तित्व को के रूप में जाना जाता है। अब दोस्तों हमें बतानी है कि पिछले अनुभवों के मानसिक अस्तित्व को किसके रूप में जाना जाता है। तो आप लोग याद रखेंगे पुनः स्मरण के रूप में जाना जाता है, यानी कि ऑप्शन ए हमारा क्या हो जाएगा? बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। आप सभी याद रखेंगे पिछले अनुभवों के मानसिक अस्तित्व को
पुनः स्मरण के रूप में जाना जाता है। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर होगा, आप सभी याद रखेंगे। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला है, प्रसिद्ध मनोवैज्ञानिक में से एक जिन्होंने याद रखना और विस्मरण का अध्ययन किया है वो कौन है? ये दोस्तों हमें मनोवैज्ञानिक का नाम बताना है कि वो मनोवैज्ञानिक कौन है, प्रसिद्ध मनोवैज्ञानिक कौन है जिन्होंने याद रखना और विस्मरण का अध्ययन किया है। तो आप लोग याद रखेंगे बार्लेट, यानी कि ऑप्शन सी इस प्रश्न का बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा, आप सभी याद रखेंगे। बार्लेट दोस्तों वो प्रसिद्ध मनोवैज्ञानिक है जिन्होंने किस पर अध्ययन किया है? तो आप लोग याद रखेंगे याद रखना और विस्मरण पर इन्होंने अध्ययन किया है। क्या नाम है? तो आप लोग याद रखेंगे बार्लेट। ऑप्शन सी इस प्रश्न का बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा, आप सभी याद रखेंगे। तो एस्पिरेंट्स दोस्तों ये थी हमारी आज की आगामी सीटेट की परीक्षा के लिए अति महत्वपूर्ण प्रीवियस ईयर में पूछे गए प्रश्नों का वीडियो क्लास। आशा करते हैं इस क्लास को आप लोग अंत तक जरूर देखे होंगे, एक एक प्रश्न को अच्छे से समझे होंगे और याद भी कर लिए होंगे। तो आप सभी से एक रिक्वेस्ट करूंगा कि अभी तक आप लोगों ने इस वीडियो को एक लाइक नहीं किए हैं तो दोस्तों एस्पिरेंट्स आप लोग इस वीडियो को एक लाइक जरूर कर देंगे। साथ ही साथ PMS IQ स्टडी यूट्यूब चैनल पर आप लोग पहली बार विजिट किए हैं तो दोस्तों इस चैनल को भी आप लोग जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर लेंगे। इसी तरह की महत्वपूर्ण प्रश्नावली वीडियो प्रतिदिन देखने के लिए, अपनी तैयारी को बेहतर और मजबूत करने के लिए वीडियो को एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। तो फिलहाल एस्पिरेंट्स इस क्लास में इतना ही, मिलते हैं एक और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्लास में, तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद दोस्तों।